नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस जांच एजेंसी का नाम आजकल सियासत में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। कई नेताओं की गिरफ्तारी ईडी ने हाल में कुछ दिनों में की है। इसमें ज्यादातर विपक्ष के नेता हैं। पिछले महीने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, तो अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम गिरफ्तार हो गए हैं। सरकार कहती है कि ये जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो सारे लोग विपक्ष के नेता क्यों हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की भी साजिश का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि ये सारे आरोप चुनाव में अपनी हार को देखते हुए विपक्ष लगा रही है। लेकिन विपक्ष के इस सवाल का जवाब भी आना चाहिए कि क्यों जो विपक्ष में हैं उन पर ही कार्रवाई तेजी से हो रही है। इसलिए मुकाबला में आज का सवाल यह है, विपक्ष के चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के आरोप में कितना दम है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित्रा गोयनका, यहाँ स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अंशुल अभिजीत कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं। अमिताभ तिवारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। महुआ माजी जेएमएम की सांसद हैं। के नंदिता माथुर हैं स्पोक्स पर्सन ऑफ आम आदमी पार्टी। अंशुल, मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि अगर दिल्ली हाईकोर्ट से अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रही है और इनकम टैक्स अपना एक्शन ले रही है तो उसमें सरकार का कहां पर रोल है? नहीं, तो ये तो बहुत दिन से चलता आ रहा है। आप कह रहे हैं कि ईडी का जिक्र आजकल हो रहा है, गर्मी पकड़ रही है, लेकिन एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ पर तानाशाही का माहौल आ गया है, अधिनायकवाद का माहौल आ गया है। और वो इसलिए क्योंकि 97% जो यहाँ पर केसेस हुए हैं वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुए हैं। 97%, मतलब 60 नहीं, 70 नहीं, 75 नहीं, 80 नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह विपक्ष के नेताओं को घेरा जा रहा है। और यहाँ पर लोकतंत्र में, लोकतंत्र की जो बुनियाद होती है स्वतंत्रता, जांच एजेंसीज की जो स्वतंत्रता यहाँ पर लोकतंत्र की बुनियाद होती है, उसकी नींव होती है। अगर आप बराबरी चाहते हैं, आप समानता चाहते हैं चुनाव के वक्त, और जो ये हुआ तो ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। तो ये कैसे होगा? सुमित्रा गोयनका, चुनाव बस 1 महीने से कम में शुरू होगा और ये इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं कि बहुत सारी एजेंसी के थ्रू ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, एक पैटर्न तो विजिबली दिख रहा है, चेन ऑफ इवेंट्स भी जरूर दिख रहा है। अगर फंड्स नहीं रहेंगे तो कोई भी पार्टी काम नहीं कर सकती है। रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के नहीं है होने पर कैंपेनिंग कैसे होगी, कैनवसिंग कैसे होगी। तो ये जो आरोप हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो अफेक्ट कर रहे हैं। कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले तो अलग अलग एजेंसीज में अलग अलग बातें रुकी हुई है। जैसे अभी आप देखेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इशू आया, वो सुप्रीम कोर्ट में आया। दूसरी बात है कि ईडी ने आज केजरीवाल जी को घेरे में लिया है, और लेकिन ये केस कब से चल रहा है, ये पिछले हम 2 सालों से देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी केजरीवाल जी को जो घेरा गया है उसमें कंप्लेंट किसने की थी? उसमें कोई बीजेपी ने तो कंप्लेंट नहीं की थी। इट वाज अ कंप्लेंट फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उसके बेसिस पे आगे इंक्वायरी हुई और एक प्रॉपर 1000 लोगों के ऑलमोस्ट विटनेसेस की बात हुई है। अब हम आते हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या परसों मेरे ख्याल से, उसमें उन्होंने ये कहा कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ है कि जहाँ पे उन्होंने ये जिक्र ही नहीं किया कि वो हाई कोर्ट में गए हैं या फिर अभी उनका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो कह रहे कि उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही है, लेकिन क्या उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने रिटर्न्स लेट फाइल किए, उसके बाद में आगे की प्रोसीजर क्या हुई और हाई कोर्ट ने उनको क्या कमेंट्स दिए हैं? तो मुझे लगता है कि वो जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस पे उंगलियां उठा रहे हैं, भले ही वो कोर्ट्स हो या तो फिर वो कोई जांच एजेंसी हो, और लेकिन अपने आचरण इस मुद्दे पर ऑपोजिशन यूनाइटेड है। अमिताभ तिवारी, पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन आईटी सोर्सेज बता रहे हैं, ऑफिशियल्स का कहना है कि ये प्रोसीजर है जो फॉलो किया जा रहा है। बंगाल के डीजी को 3 बार 24 घंटे के अंतराल में बदल दिया जाता है और सारे एक्शंस नॉन बीजेपी पार्टीज के खिलाफ हो रहे हैं। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, वो फ्री एंड फेयर वे में काम करने चाहिए।
लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। तो मीडिया में हम आज डिबेट कर रहे हैं, हमारा बैठ के, इसका मतलब फ्री एंड फेयर काम हो ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, तो उसके भी इम्पार्शियलिटी पे सवाल उठाया नहीं जा सकता। जहां तक एग्जीक्यूटिव की बात है, तो एग्जीक्यूटिव कभी भी इम्पार्शियल नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स टू गवर्नमेंट। करेक्ट। तो एक मुश्किलात हो जाती है जब भी आप किसी भी एजेंसी कहीं भी होते हैं, क्योंकि आपकी जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है अल्टीमेटली किसी न किसी मंत्री, किसी न किसी सरकार को होती है। और लेजिस्लेचर में तो जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से ही काम होता है। तो हमने देखा है मेजोरिटी अभी अगर बीजेपी की है तो बहुत सारे बिल्स जो है वो बीजेपी वहां पे पास करा पाती है। ईडी ने जो एक्शन लिया है, क्योंकि बहुत सारा एक्शन जो है, अब जैसे करें 95% ऑपोजिशन लीडर्स के ही अगेंस्ट है, और बहुत सारे लीडर्स जो बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद जिनके ईडी केसेस में थोड़ी आप कह सकते हैं कि आप थोड़ी मतलब वो क्या कहेंगे उसको, अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनके जो ईडी केसेस हैं वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये जरूर परसेप्शन बन के उभर रहा है कि ईडी जो है वो उसको जांच एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही है। जी यूज कर रही बिल्कुल, है, क्योंकि क्योंकि इसी जिनको आता है परसेप्शन की उसकी बात किसी करते हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो कैसे होगा अगर लेवल प्लेइंग फील्ड में एक पार्टी को विजिबल एडवांटेज है और हर तरह से कोशिश किया जा रहा है कि दूसरी पार्टीज को विजिबल डिसएडवांटेज रहे। महुआ मांझी, मैं आपके पास अब आऊंगी। सवाल ये उठता है कि अगर हेमंत सोरेन का अरेस्ट हुआ तो वो इसलिए भी हुआ क्योंकि जो एविडेंस थे एजेंसी के पास वो बहुत ही ओवरवेलमिंग एविडेंस हैं। कुछ उसके अलावा जो अरेस्ट हुए हैं जो व्यक्ति, उनसे पहले उन लोगों ने भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बयान दिए थे और इसके बाद अरेस्ट हुआ है। तो इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे कहा जाएगा? देखिए, जिस तरह से अरेस्ट किया गया हमारे सीएम को, माननीय हेमंत सोरेन जी को, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। जिस तरह का केसेस है, तमाम वरिष्ठ वकील के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि पहले जांच हो, वो तमाम बातें सामने आए, कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, किसी की एलिगेशन लगाने से और कुछ कह देने से। तो ये साफ नजर आ रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव वगैरह को, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है नवंबर में, तो इनको प्रभावित करने के लिए इस तरह की साजिशें हो रही हैं, ऐसा पूरा देश कह रहा है। क्योंकि चुन चुनकर जो विपक्ष में है, ऐसे लोगों को, जो लोकप्रिय नेता है, उनको जनता से दूर करने की लगातार कोशिश हो रही है। और मैं बार बार सुन रही हूँ कि भाजपा के लोग यही कह रहे हैं कि हाँ, करप्शन करप्शन, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये किया, वो किया। मान लीजिए कि दूसरी पार्टी के लोग करप्शन करते हैं या वो चोर हैं या जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि चुनाव में सबसे ज्यादा खर्चा कौन पार्टी करती है, सबसे अमीर पार्टी कौन है, और किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो धांधली देश में हो रही है। आपने देखा होगा कि ईडी का छापा पड़ा और तुरंत वहां पैसे जमा हो गए इलेक्टोरल बॉन्ड में। कहीं तो ऐसा है कि उनका टर्नओवर जितना नहीं है उससे ज्यादा उन्होंने चंदा दे दिया। एक यूट्यूबर ने तो यहाँ तक कह दिया, चंदा दो धंधा लो, इस तरह के आरोप लगाए उसने। तो ये सब क्या हो रहा है कि आप खुद इतना, सबसे ज्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को मिला है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कहाँ रेट पड़ रहा है और रेट पड़ने के तुरंत बाद वो पैसे जमा हो रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। लेकिन सवाल ये है, और यही सवाल मैं अभिनंदिता से पूछूंगी। अभिनंदिता, आपके कोई भी नेता को या फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को देखा जाए या और भी हैं जो जेल में हैं, उनको किसी को भी जुडिशरी से रिलीफ नहीं मिली है, कोई लीगल रिलीफ नहीं मिली है, तो फिर पॉलिटिकल एक्शन कैसे माना जाए इसको? पूरे मामले के दो पहलू हैं। एक पहलू इसका लीगल पहलू है और दूसरा पहलू इसका पॉलिटिकल पहलू है, क्योंकि जो लीगल कार्रवाइयां हो रही हैं वो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं। जब लीगल वाले पहलू की बात आती है, जैसे मैं पहले कहना चाह रही थी कि ये जो पीएमएलए का कानून है, इसको किस तरह से ट्वीक किया गया, और ये इसी मोदी गवर्नमेंट, इसी वाली सरकार ने किया, जिसमें ये हो जाता है कि अगर आपके ऊपर एलिगेशन है तो आपको खुद ही प्रूव करना होगा कि आप इनोसेंट हैं, और तब तक लोअर कोर्ट स्पेशली आपको बेल नहीं देगी, आपको वो मोटे मोटे तौर पे गुनाहगार की कैटेगरी में माना जाएगा, और कोई भी उसमें लोअर कोर्ट बेल नहीं दे रही। और यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है
कि ये जो ईडी वाला पूरा कानून है, जो पीएमएलए का कानून है, उसमें ये काफी देखा जा रहा है, उसने ऑब्जर्व किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेल नहीं देनी। तो वहां एक प्रॉब्लम है, और वो आपको कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर उससे एग्री करेगा। तो बेल की जहां तक बात है, वहां ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि अगर केस को देखें तो 2 साल से ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सब कुछ छापेमारी कर ली, 4-5 लोगों को जेल में बंद करा हुआ है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद करा हुआ है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। वो बार बार अरेस्ट ऐसे करते हैं कि भाई हमें इन्हें अरेस्ट करना है क्योंकि सबूत फिर वहां से मिलेगा। अरे भाई, जब आपके पास 2 साल में सबूत नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी जो बहुत बड़ा खुलासा, एक सुप्रीम सेकंड, कोर्ट और हाई कोर्ट में तो भरोसा है ना। मारिया जी, एक सेकंड में मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ। दूसरी जो कल बहुत बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला मामला और एक्साइज पॉलिसी का एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन को देश को जानना जरूरी है। वो ये है कि इन्होंने किसी को अक्यूज किया था, एक रेड्डी को अक्यूज किया था अपने लिकर पॉलिसी में, उसी को फिर वो अप्रूवर बन जाता है, मतलब वही दिल्ली सरकार के खिलाफ गवाही दे देते हैं और वो ईडी की तरफ चले जाते हैं, और उसी टाइम पे 35 करोड़ रुपए वो बीजेपी को डोनेशन देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के। सुमित्रा इसका जवाब देंगी, क्योंकि ये क्विड प्रो क्वो का जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी नहीं, बहुत सारी पार्टीज लगा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे मेरा एक विचार है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये स्कीम आया था, उस वक्त जो अमेंडमेंट्स हुए थे लॉ के हिसाब से, तो पार्लियामेंट ने कुछ लॉज को अमेंड किया था, और जितने लोगों ने ये डोनेशन दिए थे वो उसी लॉ के संदर्भ में दिया था, तो उन्होंने किसी भी लॉ को तोड़ के डोनेशन नहीं दिया है। दूसरी बात ये है कि इसमें सिर्फ बीजेपी को ही पैसे मिले हैं या फिर सभी पार्टीज को मिले हैं। हम देख सकते हैं कि डीएमके को पैसे मिले हैं, टीएमसी को मिले हैं, आम आदमी पार्टी को भी मिले हैं, कांग्रेस को भी मिले हैं। तो क्या इन लोगों ने फिर ये पैसे क्यों लिए? क्योंकि इस पे हम नहीं बात कर अभिनंदिता जी, एक मिनट, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था। सो मेरा ये कहना है कि अगर ये पैसे आप कह रहे कि बीजेपी को क्विड प्रो क्वो में मिले हैं, तो बाकी लोगों ने क्या करने के लिए लिए थे? तो सवाल तो दोनों तरफ से पैदा होते हैं। अभी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये सारी बातें सामने आई है, अब इसको कैसे आगे लिया जाए ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में इन कंपनीज ने डोनेट किया था तो उन्होंने किसी भी प्रावधान को तोड़ के डोनेशन नहीं दिया है, उन्होंने लॉ फॉलो किया है, क्योंकि कंपनीज एक्ट अमेंड हुई थी, आईटी एक्ट अमेंड हुई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको एस्टैब्लिश कैसे करेंगे, ये मुझे पता नहीं है कि हाउ यू विल एस्टैब्लिश दिस क्विड प्रो क्वो। और ये सिर्फ इसलिए अगर आपकी नजरें इस पे आ रही है क्योंकि बीजेपी इसमें सबसे ज्यादा फंड्स बीजेपी को मिले हैं, तो फिर प्रोपोर्शनेट आप देखिए या लोगों का भरोसा देखिए, वोट अभिनंदिता पहले इसका जवाब दें। हाँ जी, देखिए, मेरा ख्याल से मेरी बात मैम समझ नहीं पाई। मैं बिल्कुल उनकी बात पे एग्री करती हूँ कि लार्जर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इसी ये एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं, और ये पॉइंट इसमें बहुत बहुत रेलेवेंट है। अभी तक जो गवाह ईडी के पास दिल्ली सरकार के खिलाफ हैं, वो सारे गवाह वो हैं जो पहले अक्यूज थे, को अक्यूज थे, और उसके बाद वो अप्रूवर बने। नंबर 1। नंबर 2, इनमें से एक उसी ड्यूरेशन में जो अक्यूज था वो अप्रूवर बनता है, और उसी ड्यूरेशन में वो 35 करोड़ रुपए जो है वो बीजेपी को डोनेट करता है। आप बाकी सारी चीजें भूल जाइए, ये बहुत ऑब्वियस मामला है। ठीक है, दूसरी एक तो बात ये चेन ऑफ इवेंट्स की आप बात कर रही हैं। अगर बीजेपी को इतनी सी भी प्रॉब्लम होती ना करप्शन से, तो वो सारे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और सारे देश के करप्ट लीडर्स को अपने यहाँ नहीं जमा करती। तो इनकी जो हिपोक्रेसी है वो सबको पता है। मतलब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ वेंडेटा चलाया हुआ है देश का कोई बच्चा भी बता सकता है। अंशुल, अभिजीत, अब आप बोलना चाह रहे थे।
नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ क्विड प्रो को की कहाँ बात भी आ रही है। यहाँ पर तो एक तरह से वसूली हो रही है, जबरदस्त वसूली। आप देखिए क्रोनोलॉजी, ये बड़े मशहूर शब्द हैं कि जब ईडी आपके दरवाजे खटखटाती है, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद देते हैं। तो यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है ना। और यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर एक तरह से जो कार्यपालिका होती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, वो कभी इंपार्शियल नहीं हो सकती। चलिए मान लेते हैं निष्पक्ष नहीं होती, पर यहाँ पर तो कार्यपालिका का आतंक है, पूरा ऐसा आतंक है जिससे हमारी पूरी जो लोकतंत्र है, ये जो पूरी प्रणाली है, ये बिल्कुल विकृत हो रही है, इसका विनाश हो रहा है। और सही सवाल आपने उठाया, इस विनाश के बाद ये जो बराबरी है, ये जो कहते हैं, ये जो स्वतंत्रता है, जो एक तरह से नींव है, ये सब कुछ खत्म हो रही है। यहाँ जब सब कुछ देख लीजिए, कानून का दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ पर जितने भी इदारे हैं वो अस्त्र बन रहे हैं। यहाँ पर जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता खींची जा रही है। यहाँ पर निजता का हनन हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? हर तरफ से यहाँ पर जो भारत है वो अंडर सीज है, और ये कार्यपालिका की वजह से, और ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। अब चारू प्रज्ञा भाजपा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। चारू, हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, हर जगह से बस यही आरोप है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में क्विड प्रो को होता है? कांग्रेस के जो अकाउंट्स फ्रीज होते हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और अरविंद केजरीवाल अगर अरेस्ट हुए हैं तो उसके लिए भी आप लोग जिम्मेदार हैं। मारिया नमस्ते। एक कानूनी प्रक्रिया चलती आ रही है इस देश में, और ये भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि आप इस मुद्दे पर साथ हैं या अलग अलग खड़े हैं? क्योंकि केवल 1 साल पहले कांग्रेस के नेता पवन खेरा जी, अनिल कुमार जी चिल्ला कर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली लिकर स्कैम में इन्वेस्टिगेशन खुलवाने का काम और उसका क्रेडिट केवल कांग्रेस को मिलना चाहिए। उनके स्टेटमेंट्स हैं, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। मुझे बताइए, आज पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए आप एक कंप्लीट यू टर्न करते हैं और उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं, वो भी उस जमाने में जब आपका डिजिटल फुटप्रिंट इतना पक्का है कि आप उससे भाग नहीं सकते। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, आज जेएमएम कोई भी बात बोले, सच्चाई ये है कि जेएमएम के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत जी, उन्होंने अपने आप कागज पर साइन करके खुद को ही माइन अलॉट कर ली। तो क्या ये सारी बातें इन्वेस्टिगेट नहीं होंगी? या क्योंकि वो एक राजनेता है उनको जाने देना चाहिए और हमारे देश में सबके लिए कानून सामान्य नहीं है? ऐसा तो नहीं था, लास्ट आई चेक्ड। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो विपक्षी लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं उनसे साफ पूछूं कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत पैसे लिए या नहीं लिए? और अगर आपने लिए तो ऐसा क्यों है कि आपका लिया हुआ धन ठीक है और किसी और का लिया हुआ ठीक नहीं है? और अगर हम कंपैरिजन करें, अंदाजा करें, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चलाती है, 18 प्रदेशों में सरकार चलाती है। अगर आप हमारे सांसद गिन लिए, विधायक गिन लीजिए, हमारे पास बहुत ज्यादा एवेन्यूज एंड ऑप्शंस हैं जहां पर लोग डोनेट करना चाहेंगे। ऐसा क्यों है कि सारी की सारी जो जितनी जांच एजेंसियां हैं वो कोई भी करप्शन केस ऑपोजिशन के नेता के खिलाफ ही क्यों है? ऐसा क्यों है कि जो भी केस हो रहा है उनके ही खिलाफ है? आप बता दें कि कोई भी ऐसा भाजपा का नेता हो या आपके अलाइज हो जिनके खिलाफ कोई जांच हो रही हो? मारिया, उत्तराखंड के काफी सारे भाजपा के नेताओं के ऊपर केसेस हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, और ये सच्चाई है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कानूनी व्यवस्था या कोई जांच एजेंसी किसी का पॉलिटिकल स्टैंड देखकर अपना काम शुरू करती है। देखिए, एक बात यहाँ पर हमको याद रखनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के केस में, अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि करीब 350 करोड़ की मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स तक जाती दिखाई देती है। आज भी जो रिमांड एप्लीकेशन लिखी गई है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो एक बात समझ में आती है कि केजरीवाल जी इस पॉलिसी को बनाने में पूरे इन्वॉल्व थे, उसके बाद उसमें किकबैक्स लेने में इन्वॉल्व थे, ये किकबैक्स को गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। ये सारी बातें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कर रही है, और एजेंसीज के ऊपर उंगली उठाना मैं मानती हूँ बहुत ही गलत बात है, क्योंकि एक एजेंसी के अंदर लाखों लोग आपने भी पहले उठाया था, अब सत्ता में आप हैं तो जाहिर सी बात है ऑपोजिशन उठाएगी। अभिनंदता, आप मुस्कुरा रही हैं, क्या वजह है? देखिए, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि 2-3 बड़ी मजेदार चीजें हैं बीजेपी के बारे में। एक तो यह है, वो कितनी भी मेजॉरिटी में हो लेकिन वो हमेशा बहुत बेचारे होते हैं और खतरे में होते हैं। दूसरी बात यह है
कि आई थिंक कि 2-3 मुद्दों को चारू जी ने कंफ्यूज किया है। देखिए, इस टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर से की कॉन्वर्सेशन तो हो ही नहीं रही है, वो तो है ही खैर क्वेश्चनेबल, बट उसको भी छोड़ दीजिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है कि ईडी के 90% से भी ज्यादा जो अटैक है, जो ज्यादा वो उनके पीछे जाती है, वो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, ईडी की क्रेडिबिलिटी को क्या बोले, 0.04 उनका कन्विक्शन रेट है। तीसरा, आपको याद होगा कि इवन सुप्रीम कोर्ट में बहुत केस चला था कि भाई ईडी के जो डायरेक्टर थे वो रिटायर हो गए थे, उन्हें निकालो निकालो निकालो, लेकिन वो लाडले थे क्योंकि वो उनके कहने पे काम कर रहे थे। चौथी बात ये है, जो कि सबसे जरूरी बात है, वो ये है कि 2 साल से सारी एजेंसीज ने पूरे छानबीन करके सब कली, कहीं दिख रही है ट्रेल, कहीं 350 करोड़ बोलते हैं, कोई 100 करोड़ बोल रहा है, फिर कोई कुछ भी बोल देता है, फिर कहते हैं गोवा के इलेक्शन में पैसे खर्च के दे रहे। सब हंसेंगे आपके ऊपर अगर आप बोलेंगे कि बीजेपी बोल रही है। इसका जवाब दें और उसके बाद फिर मैं मजाक है क्या? ठीक है, उसके बाद मैं अंशुल का सवाल लाऊंगी। हाँ बिल्कुल, जी अंशुल की से पहले जल्दी से जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो मैं अपने गृह मंत्री को कोट कर रही हूँ। अमित शाह जी ने दिए हैं आंकड़े कि केवल 5% केसेस राजनीतिक लोगों के ऊपर हैं ईडी के, बाकी 95% केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के ही हैं। दूसरी बात, पार्लियामेंट में कही हुई बात का हम भरोसा करें, जिसके हिसाब से 97% सक्सेस रेट है ईडी का, या एक आम आदमी पार्टी के नेता की बात का हम भरोसा करें, एक ऐसी पार्टी जिसके सारे मंत्री जेल की सलाखों के पीछे है और कोर्ट को नहीं लगता कि उनको बेल मिलनी चाहिए। कोर्ट को नहीं लगता, यहाँ पर ईडी का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई लेना नहीं है, किसी वकील का कोई लेना देना नहीं है। तो आज भी, कल भी हमने ये देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट में, अभिनंदिता मैं गाड़ी में हूँ, अगर आप मुझे बोलने देंगे और बाद में बोलेंगे तो सबको बेहतर सुनाई देगा जी। तो कल भी दिल्ली हाईकोर्ट को नहीं लगा कि इस इन्वेस्टिगेशन को या इस इंपेंडिंग अरेस्ट को स्टे करने की कोई भी जरूरत है। और आखिरी बात ये है कि जो बार बार ये बोलते हैं कब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देखिए कब से चल तो रहा है। अक्टूबर में आपको पहला समन दिया गया था, 9 समन लगे आपके मुख्यमंत्री को रिस्पॉन्ड करने के लिए, 9 समन्स। दैट इटसेल्फ इज शेमफुल। यू आर कंट्रोलिंग द टाइमिंग। आई डोंट नो आप करना क्या चाहते हो, लेकिन ये सारा इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो गया होता अगर आप कोऑपरेटिव होते। लेकिन इस इशू में लेवल प्लेइंग फील्ड का जो आरोप है, उसमें कांग्रेस का फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट भी है, उस पे सवाल आपका? नहीं, ये तो देखिए, हम तो कह रहे हैं कि भाई चुनाव के कुछ दिन पहले ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं, अप्रत्याशित है। बिल्कुल यहाँ पर कहीं का दशकों पहले का आप केस ले आते हैं, वहाँ पर विवादित कुछ है 14 लाख रुपए, और आप कहते हैं कि नहीं आपको 200 करोड़ देने होंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो अगर आप ये कार्यपालिका का आतंक नहीं समझते हैं तो और क्या हो सकता है? सब जगह से घेरे हुए हैं। और ये जो ईडी की बार बार बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो जमीन से जुड़े हुए जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, जो मंदी है, जो मुफलिसी है, उससे ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर गैर बराबरी सिर्फ सियासत में नहीं है, यहां पर गैर बराबरी और ये जो विषमताएं हैं ये आर्थिक भी हैं, और यही असली मुद्दा है। उस असली मुद्दे को हम लेकर मैदान में आएंगे। हम तो निडर हैं, हम तो जैसे ये चुनाव हम लड़ेंगे, चाहे आप हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज करिए या ना करिए, वो तो आप करते रहेंगे। और भी बहुत हथकंडे ये कहा जा रहा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब आप इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन से पहले। चारू प्रज्ञा, ये एक आखिरी बात मैं और कहना चाहती हूँ, फिर आपके सवाल पर मैं आती हूँ। शायद अंशुल जी को नहीं मालूम है, आज भी कांग्रेस के एमएलएज हैं पंजाब के अंदर जो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गया, क्योंकि उनका कहना यह है कि पंजाब में चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी हो, उनको यूज मिसयूज सब तरीके से किया गया है अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए। और वो पॉलिटिकल स्कोर्स आपकी पार्टी के साथ ही थे अंशुल जी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, या तो अपने एमएलए से बात कर लीजिए या उनके बात को आप नेशनल टेलीविजन पे जस्टिफाई कर दीजिए। दूसरी बात यहां पर यह है, एंड मारिया ये बात मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहती हूं, इट इज रियली रियली सैड कि विपक्षी पार्टियों को हमारे अफसरों के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपकी पार्टी रहे ना रहे, आपकी सरकारें रहे ना रहे, ये अफसर यही काम करते हैं, यही रहते हैं, यही अपनी नौकरी पूरी करते हैं। अगर कल को इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खुलेगा तो ये कच्चा काम नहीं कर सकते। मैं एक अफसरों के परिवार से आती हूँ, ये बात मैं समझती हूँ, 20 साल बाद भी इन्वेस्टिगेशन खुल सकता है। जो काम होता है वो पक्का होता है, जो भी एविडेंस गैदर किया जाता है वो पक्का होता है, एंड दे डू नॉट हैव एन ऑब्लिगेशन टू टेल अस व्हाट दे हैव फाउंड आउट। वो कोर्ट में सबमिट करते हैं। कोर्ट में एक आखिरी बात मैं और बता
बाद हूँ जब जज को ईडी ने अपने एक सवाल उठा था, एक सवाल बेल देने की जरूरत अभिषेक नहीं मनु है। सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट में बोला था। अपने घर से और सुमित्रा, मैं वही सवाल आपसे पूछूंगी, पावर टू अरेस्ट इज नॉट नेसेसिटी टू अरेस्ट। एक यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा कोई इंफॉर्मेशन अगर कोई सीख करती है एजेंसी तो वो दे देंगे। 9 बार अपेयर नहीं हुए, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो शायद वो दे देते। ऐसी क्या जबरदस्ती थी, इतनी क्या जल्दी थी कि उनको अरेस्ट ही कर लिया जाता? देखिए, ये मैटर जो है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, जैसे मैंने कहा, और इसमें ये एक और बात है कि ऑलमोस्ट 1000 लोगों की इंक्वायरी हुई है, उनसे बातें हुई है। ये सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं, लेकिन साउथ की भी एक लॉबी है जिनकी भी यहाँ पे काफ़ी जांच पड़ताल हुई है। उसमें से कुछ लोग अप्रूवर भी बने हैं। अब ये अभिनंदिता जी कह रही थी कि उनको पहले वो अप्रूवर नहीं थे, अब वो अप्रूवर बन गए हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि अप्रूवर बनना ये एक प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिसकी इंक्वायरी हो रही है वो अप्रूवर नहीं बन सकता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसके बेसिस पे ही आगे जांच पड़ताल होती है। कोई अगर आपको अप्रूवर बन के कुछ नाम ले लेता है या कोई डिटेल्स शेयर करता है, उसके बेसिस पे ही आगे इंक्वायरी होती है। तो इसमें ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई ये बात नहीं है कि कोई अप्रूवर कैसे बन गया। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से जो जांच की प्रक्रिया है उसी पे ये क्वेश्चंस लगा रहे। दूसरी बात है कि अरेस्ट जो है ये अभी उनको डिटेन किया गया है, हम अरेस्ट ये वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं। और जब डिसीजन आएगा तो पता चलेगा कि क्या है, उनको अरेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, उनको कितने दिन कस्टडी में रहेंगे, वो क्या होने वाला है। हाँ, अभिनंदिता क्या बोल रही हैं आप? बताइए, बोलिए। ऑब्जेक्टिवली एक बात बताइए, मान लेते हैं कि ये बड़ा नॉर्मल चीज है कि जो को अक्यूज्ड है वो अप्रूवर बन गया। आपने कहीं सुना है कि उसके बीच में वो रूलिंग पार्टी को 35 करोड़ रुपए देता है? आप ये कोर्ट में प्रूव करिए मैडम। और आपने कहीं सुना है कि किसी को अगर समन्स आते हो 9 बार नहीं जाता है? मैं एक कॉमन पर्सन हूँ, अगर मुझे किसी आईटी से भी समन आता है तो मुझे जाना पड़ेगा, आईटी को आंसर देना पड़ेगा। वो एक चीफ मिनिस्टर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कर रहे हैं काम। क्या उनके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस है कि वो 9 बार समन्स को सुन के भी नहीं जा रहे हैं? ऐसे बोल रहे हैं कि आज मुझे यहाँ जाना है, कल मेरी तबीयत खराब है, परसों मैं विपासना जाऊंगा। ये इतनी लेवरेज किसको मिलती है? वो कोई असाधारण मनुष्य है क्या? तो आपको ये भी आंसर देना पड़ेगा। प्रोसीजर में विश्वास नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने उनके बेल को डिनाई किया है, मनीष सिसोदिया जी के। अभी भी मारिया, यहाँ पे तो प्रोसेस इज पनिशमेंट, कार्रवाई सजा है यहाँ पे। यही हो रहा है। मुकाबला जरूर होगा, लेकिन किसी को चीखने की जरूरत नहीं है। सब लोगों को मौका मिल रहा है। Can I just place a legal point on record, जी, please? 20 seconds. जी, 2 बातें मैं कहना चाहती हूँ। पहली बात, यहाँ पर अरेस्ट इसलिए जरूरी है, 2 रीजन है उसके। एक रीजन ये है कि आपके नेता पहले एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे थे, डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय करा गया और ये बात रिकॉर्ड पर है, ये ईडी ने भी कहा है और इसके ऊपर हमने पहले भी डिबेट की है। दूसरी बात यह है कि पीएमएलए का एक बहुत ही क्लियर प्रोविजन है कि अगर आप अक्यूज्ड है तो आपकी क्वेश्चनिंग आयोग के ऑफिस में ही होगी, वीडियो कैमरा ऑन करने के बाद। तो इन सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को प्रेजेंट होना जरूरी था। जब वो समन हुए, बार बार उन समन्स को इग्नोर किया गया। और जैसे मैम अभी कह रही थी, उन समन्स को इग्नोर करने की वजह भी बहुत फीबल थी। विपासना में जाना आपको ज्यादा जरूरी है, आप पहले अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे क्या? और ये कैसा आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? कहते थे अपने आप को कट्टर ईमानदार, और भ्रष्टाचार का एक नया बेंचमार्क आप सेट कर रहे हैं देश में। फोटोशूट कर रहे थे। आप बात क्या कर रहे हैं? आपके जो प्रधान नेता हैं, कहाँ समन थे वो अभिनंदिता? कहाँ समन थे, मुझे ये बताइए ना। छोड़ के फोटोशूट कर रहे हैं, लक्षद्वीप जा रहे हैं। देखिए, मणिपुर का नाम अपने राजनीतिक फायदे के लिए लेना छोड़ दीजिए। और जो इस समय मुद्दा है, कंपैरिजन नहीं है। आप क्या बोल रही हैं? नहीं बदल सकते ना। लेकिन चलिए अब इस डिस्कशन को रैप अप करते हैं। सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करेगा? अगर पूरा यूनाइटेड ऑपोजिशन ये बोल रहा है कि मिसयूज ऑफ एजेंसी है, या ईडी हो या सीबीआई हो या इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो डेटा सामने आया है उसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि भाजपा को ज्यादा मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इलीगल है।
या ब्लैक मनी है वो हम नहीं बता रहे, या उस पर इसकी जेनेसिस पे हम नहीं जा रहे चारू, लेकिन एक कोशिश तो होनी चाहिए। क्या फिर या फिर आप बोलिएगा कि इलेक्शन कमीशन की वो जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं? देखिए मारिया, ऑपोजिशन कैसे बिहेव करता है, वो कितना ईमानदारी से काम करता है या कितना भ्रष्टाचार करता है, वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जनता के प्रति सच्चे रहे, अपना काम निष्ठा के साथ करें, जो हम निरंतर करते जाते हैं। उनका स्टैंडर्ड उनको खुद ऊंचा करना पड़ेगा। जी जी, मैं आऊंगी महुआ माँ जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, एक बार चारू की बात सुन ले। हाँ जी, तो ऑपोजिशन का जो स्टैंडर्ड है, चाहे वो ऑनेस्टी में हो, चाहे वो कम करप्शन करने में हो, वो स्टैंडर्ड वो अपने आप मेंटेन करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती। तो वो जाने, इलेक्शन कमीशन जाने। चलिए महुआ माँ जी आप बोले। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लोकतंत्र के मिजाज को भी समझना चाहिए। जबरन नेताओं को जेल में डालने के बाद अंग्रेजों ने जेल भरा था ना, क्या हश्र हुआ? अन्ना हजारे का आंदोलन हो, जेपी मूवमेंट हो, ये सब तमाम उदाहरण है इस देश में। आप जेल भर में तमाम बड़े और विपक्षी नेताओं को डालने के बाद ये मत समझे कि आप अनंत काल तक राज करेंगे। ये अधिनायकवाद ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप विपक्षी नेताओं पर लग रहा है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई जब खुल रही है, उसके बाद आप देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम किस पर लग रहा है, कि कौन सत्ता पक्ष है और किसने ईडी से छापेमारी करवाई और बाद में उनके खाते में पैसे आए। ये तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जितना चिल्लाना है हेमंत सोरेन पर चिल्ला लीजिए, अरविंद केजरीवाल पर चिल्ला लीजिए, लेकिन बहुत जल्द ये समय आएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि जनता सब देख रही है और लोकतंत्र के मिजाज को भी समझने की कोशिश की। चलिए मैं लास्ट वर्ड दूंगी, मैं सुमित्रा गोयनका को बोलूंगी। सुमित्रा, डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना चाहिए। किस तरह का चुनाव होगा अगर ज्यादा से ज्यादा ऑपोजिशन के जो नेता हैं वो जेल में हो? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार सत्ता पक्ष नहीं है। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन ने अपना आचरण सुधारना चाहिए। दूसरी बात है कि हमेशा एक वर्ड आता है टाइमिंग, तो क्या ऑपोजिशन वन नेशन वन इलेक्शन सपोर्ट करेगी इन दैट केस? ये भी देखना चाहिए, क्योंकि हर बार उनका एक रीज़न रहता है कि अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, इसके लिए मनीष सिसोदिया को पकड़ा गया है, या राहुल गांधी के अकाउंट्स फ्रीज हो गए, कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज हो गए। तो मुझे लगता है कि क्या वो वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करना चाहेंगे इन दैट केस? तो हमें एक अलग दृष्टिकोण से भी इसके बारे में सोचना चाहिए। राजनीतिक समीकरण चेंज होती रहती है। अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो गई है, जबकि उनके ही जितने स्पोक्स पर्सन थे कुछ दिनों पहले, वही आम आदमी पार्टी के लिकर पॉलिसी पे सवाल उठा रहे थे। तो मुझे लगता है कि इन्होंने सारे जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर इस तरीके से उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि इसमें कोर्ट्स भी इन्वॉल्व है और कोर्ट्स ने भी यहाँ पे बेल डिनाई किया है, या एक प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट्स पर आपको विश्वास है अंशुल? और आप लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप लोगों ने सबने सेलिब्रेट किया था ये कहते हुए कि ये सही स्टेप है ट्रांसपेरेंसी की तरफ। तो अगर कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता है, जो हुआ है इनकम टैक्स वाले केस में, तो वो भी तो कोर्ट का मामला है। हमारे आप समझ नहीं रही है, यहाँ पर कार्रवाई सजा है, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। वो तो कोर्ट की बात तो अलग है। कोर्ट ये तो चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर आप काटते रहिए। और ये आपका जो मूल सवाल है कि स्वतंत्र है कि नहीं, निष्पक्षता है कि नहीं, वो सही सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे संविधान के जो मूल ढांचे हैं उस पर प्रहार है। और हम कोर्ट के पास जरूर जाएंगे, हस्तक्षेप के लिए जाएंगे कि जब यहाँ पर मूल ढांचे पे यहाँ पर प्रहार है तो ये गैर संवैधानिक है और ये इट इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पे कोर्ट को जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित्रा गोयनका, अंशुल अभिजीत यहाँ स्टूडियो में, अमिताभ तिवारी, महुआ मांझी, चारू प्रज्ञा, अभिनंदिता माथुर। ऑफ कोर्स इस मुद्दे पर बहस चलती रहेगी और मुकाबला बस यहीं, अगले हफ्ते फिर आएंगे हम और किसी और इशू पे मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।